मेरे बड़े पापा मुझे दिन रात मारते पीटते रहते थे और मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। एक दिन मैं मौका पाकर घर से भाग गई, लेकिन बड़े पापा ने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि कोई भला इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था जब बड़े पापा ने मुझे चार मर्दों के साथ एक कमरे में भेज दिया और उन्होंने जो मेरे साथ किया उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई। मेरा नाम रश्मि है और मेरी उम्र 22 साल है। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर में सब कुछ बदल गया था। मैं बड़े पापा के साथ रहने लगी। ये लोग मुझे दुश्मन की नज़र से देखते थे। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। मुझे बड़े पापा और बड़ी माँ खाना तक नहीं देते थे और मैं घर में रोती तड़पती रहती थी, जबकि वो घर जिसमें हम सभी रहते थे वो मेरे मम्मी पापा का ही था। मम्मी पापा के गुजरने के बाद बड़े पापा ने पूरे घर, हमारी ज़मीन और कारोबार पर कब्जा कर लिया। वो सब कुछ अपने नाम कराना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की थी। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं एक सड़क के किनारे पहुंच गई। उस वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी दूर ही चली थी और बस कंडक्टर मेरे पास आया और कहा कि टिकट चाहिए मैडम। मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे, इसीलिए मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसने मुझे पहचान लिया और बड़े पापा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस स्टैंड पर रुकी हुई थी और डर की वजह से मेरी सांसें भी कम हो रही थी कि बड़े पापा तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगे। इतने में बड़े पापा गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। बड़े पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने सबके सामने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और धमकी देते हुए एक कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस गांव से आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भागने का? तुझे तो मैं कल सुबह बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। वही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे खटखटाने की आवाज से खुली। अपने सामने बड़े पापा को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरे साथ वो क्या करेंगे। और तभी वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे किसी कचरे को फेंकते हैं। वो गाड़ी मुंबई जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी 9-10 लड़कियां मौजूद थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें एक कोठे पर बेचा गया है और ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि मेरे सगे बड़े पापा ने दौलत के लालच में अपने भाई की बेटी को ही बेच दिया। मैं छत पर खड़ी गली को देखकर अपने अतीत को याद कर रही थी। मुंबई की ये सबसे तंग गली थी। शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वो किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन के जैसे नजर आने लगती थी। ये इस शहर की सबसे बदनाम गली थी। यहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में ही जाया करते थे। आज मैं बहुत उदास थी और छत में आकर अकेले ही खड़ी हो गई थी और आने जाने वाले लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ सालों में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है और मैं इस बात से अनजान थी कि मेरी जिंदगी में आज फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। ये सोचते हुए मैं अपने आप से कहने लगी कि लगता है आज भी कोई ग्राहक नहीं आएगा, और ये सोचकर मैंने सिगरेट जला लिया। मैंने बहुत कोशिश की थी कि उस गंदगी से भागने की, पर हर बार मुझे हार ही नसीब होती थी। साथ में मेरी बहुत पिटाई भी होती थी, ऐसी पिटाई कि कई दिन तक मुझे होश ही नहीं आता। एक बार जो उस कोठे पर आ जाता उसका वापस जाना नामुमकिन था। मेरे अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियाँ थीं जो इस धंधे में कुछ मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थीं। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में अपनी किस्मत समझ लेती। रानी आंटी इन सब को खरीदने
और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ मेरे कंधों पर पड़ा और मैं अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक 26 साल का सुंदर सा नौजवान लड़का खड़ा था, जिसका नाम शिवम था। उसने आंखों के इशारे से मुझे अपने कमरे में चलने को कहा। मैंने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वो मेरे बदन से खेलता रहा और सुबह होते ही उसने खुश होकर मुझे 20,000 रुपये थमा दिए। मैंने 10,000 उसे वापस कर दिए तो वो मुझसे कहने लगा, अरे ये भी रख लो, ये तुम्हारे लिए ही है। मैंने कहा, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है, जितना काम उतने पैसे। तो ये सुनकर उस लड़के ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उससे कहा, नाम जानकर क्या करोगे साहब? उस लड़के ने कहा, इतनी खुददार लड़की मैंने पहली बार देखी है। मैंने कहा, जैसा मेरा धंधा है उस पे नाम की जरूरत नहीं पड़ती है। आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उस लड़के को मेरी बातें बड़ी अजीब सी लगी और उससे भी ज्यादा उसे खटका मेरा मिजाज, और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है। और मुझे नजर भर देखने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए कि एक शाम को फिर से उसी गली में शिवम आया। वो एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन मैं उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तो वो ऊपर गया और ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी रानी आंटी ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो, और शिवम की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए? जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। शिवम बोला, वो कहाँ है? रानी आंटी बोली, वो कौन? शिवम बोला, मैं जिस लड़की के साथ पिछली बार यहाँ आया था। रानी आंटी कहने लगी, उस लड़की का नाम जानते हो? तो वो कहने लगा कि उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया था। इतने में मैं वहाँ आ गई। उस लड़के ने मेरी तरफ उंगली कर दी और वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ मेरी तरफ देखकर मुंह बनाकर कहते हुए चली गईं कि पता नहीं रश्मि ने इस लड़के को ऐसा क्या दिया है। मैं शिवम के साथ अंदर कमरे में चली गई, लेकिन उस रात उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप बैठे हुए मुझे देखता जा रहा था। तो ये देखकर मैंने उससे बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। तो शिवम कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, लेकिन तुम इस दलदल में कैसे आई? मैंने कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, मेरा काम है नुमाइश करना, बस। शिवम कहने लगा, पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ। मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पर यहाँ खिंचा चला आया। तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। शिवम ये कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। उसकी बातें सुनकर मैंने उससे बोला कि आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियाँ सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं हैं। मैंने दुपट्टा अपने कंधे पर रखते हुए कहा। तो शिवम बोला, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं, पर सच है। ये कहते हुए वो सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने मेरी तरफ भी बढ़ा दी। मैं इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। शिवम कुछ देर बैठा रहा, पर मैंने उसकी हर बात को घुमा फिरा कर ही जवाब दिया, मानो मैं जैसे जवाब देना ही नहीं चाहती थी। शिवम ने अपनी जेब से 2,000 निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर मैंने बोला, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर कैसे, किस लिए? शिवम ने वो पैसे वापस रख लिए और वहां से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। इतने सालों में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक मुझे बिना छुए वापस चला गया। हर रात मेरा सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उनके रवैये से डर जाती थी, तो कभी उनकी डिमांड और मुझे उनके पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी। तभी मेरी सहेली वहां आ गई और कहने लगी, क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए कहा कि कोई भी बात नहीं है, ये रोज का कस्टमर है जो आ गया था। मेरी सहेली ने मेरे पास बैठते हुए कहा, सारी लड़कियां तैयार रहती हैं उस लड़के के साथ जाने को, और एक वो है, उसे तुझसे फुर्सत ही नहीं मिलती।
उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो मैंने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती हो, मेरी जान कस्टमर है, कौन सा मेरा आशिक है जो तुम इतनी जल रही हो। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर हम दोनों बाहर चले गए। उधर शिवम का बुरा हाल था। वो हर वक्त मेरे बारे में ही सोचता रहता था। मेरा रूप, मेरी अदाएं, मेरी आंखें, मेरी बातें उसके सामने नाचती रहती। वो मुझे जानना समझना चाहता था। वो मेरे करीब आना चाहता था। मेरे पास हर शाम आना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी तो मेरे लिए कीमती सामान भी लाया करता था। काफी मिन्नतों के बाद मैं कभी कभी उसका गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब शिवम कोठे पर आया तो उसे मैं कहीं नहीं दिखी। उसने रानी आंटी से पूछा कि रश्मि कहाँ है। उन्होंने उसे कहा कि रश्मि दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, आज तुम किसी और लड़की से काम चला लो। शिवम को यह सुनकर धक्का लगा और वो वहां से चला गया। अब शिवम किसी और लड़की से बात करता था। कुछ दिन गुजरने के बाद शिवम को मौका मिल ही गया। उसने मुझे देखा तो उसका मन किया कि भागकर मुझे गले से लगा ले, और वो ऐसा नहीं कर पाया। कमरे में आते मैंने कहा, काफी दिनों के बाद याद आई है हमारी। शिवम ने कहा कि रानी आंटी ने मुझे बताया कि तुम बहुत बिजी रहती हो। मैंने कहा, हाँ, वो बाहर से कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उसमें ही बिजी थी। ये सुनकर शिवम कहने लगा, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती। मैंने कहा, क्या। शिवम ने कहा, गैर मर्द के साथ रात बिताना। मैंने कहा, फिर तुम क्या हो, तुम भी तो मेरे लिए एक गैर मर्द ही हो। मेरी बात सुनकर उसे दर्द सा महसूस हुआ और वो बोल पड़ा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्या। मैंने कहा, एक वैश्या का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है, और अगर कोई रिश्ता होगा भी तो उसे शराफत की दुनिया में आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिसका सच काली रातों की रंगीनियों में छुपा हुआ है। मुझे दर्द भरी आवाज में बात करते देख शिवम बोला, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारे पास आता है। मैंने शिवम से कहा, क्यों, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता है, तुम भी तो मेरे साथ वही सब करते हो। मेरा यही पेशा है। शिवम गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ तुम्हें किसी और के साथ। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। शिवम मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। और फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो जाती है और शिवम मुझसे ये कहकर चला गया, रश्मि, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन वो 2 महीने तक वापस नहीं आया और मैं हमेशा उसकी यादों में खोई रहने लगी। मेरा यहाँ किसी भी काम में मन नहीं लगता था। अब मैं बहुत ही कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती तो कभी सर दर्द का बहाना बनाती थी। सभी ग्राहक झगड़ा गाली गलौज करने लगे। कुछ ने तो यहाँ आना भी बंद कर दिया था। रानी आंटी का धंधा तो बिल्कुल ठप होने लगा था। एक दिन रानी आंटी ने मुझे अकेले में बुलाया और मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है रश्मि, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते हैं, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा कि अब मैं यहाँ काम करने का मन नहीं करता। ये सुनकर रानी आंटी बोली, हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तेरा मन यहाँ क्यों नहीं लगता है आजकल। तेरा मन उस लड़के में जो लग गया है। मैंने कहा, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी ने कहा, कहीं तुम्हें शिवम से मोहब्बत तो नहीं हो गई। इधर आ, मेरे पास बैठ। मैं जाकर आंटी के पास बैठ गई। आंटी कहने लगी, देख रश्मि, हमारे धंधे में ये सब नहीं चलता है। मैंने अपना सर आंटी के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी कि शिवम मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। इतने सालों में मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। आंटी कहने लगी, हर खूबसूरत चीज धोखा देती है, तो उसके प्यार में कमजोर पड़ चुकी है, इसीलिए
ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। मैंने कहा, मैंने शिवम को तन मन से अपना माना है, मुझे वो कभी धोखा नहीं देगा। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, आज मेरी एक छोटी सी बात आप मान लो, मुझे उससे शादी करने दो। रानी आंटी ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी खुशियों के आगे नहीं आऊंगी, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने कहा, नहीं आंटी, शिवम बहुत ही अच्छा लड़का है, हमेशा मेरा साथ देगा और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर आंटी बोली, तो ठीक है, अब ये दरवाज़ा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो चुके हैं। इतना कहकर आंटी वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद शिवम मुझे लेने आ गया और मैं उसके साथ खुशी खुशी वहाँ से निकल गई, लेकिन वो मुझे अपने घर ले जाने के बदले एक होटल के रूम में लेकर गया। वहाँ पहले से एक आदमी मौजूद था। शिवम ने मुझसे कहा, रश्मि, ये मेरे बॉस हैं, आज रात तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। शिवम की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैं उससे कहने लगी, लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। शिवम हंसते हुए बोला, शादी और तुम जैसी वेश्याओं से कभी नहीं, तुम्हारी तो हर रात सुहाग रात होती है, वो भी नए नए लोगों के साथ, समझी। और इतना कहकर वो मुझे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सारी रात चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। शिवम का बॉस भूखे बेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मेरे जिस्म के साथ साथ मेरा भरोसा भी नोचा जा चुका था। मैं उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। मेरे जिस्म से खेलने के बाद बॉस कमरे से बाहर गया और शिवम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह शिवम, मज़ा आ गया, ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी है। शिवम कहने लगा, थैंक यू सर, ये तोहफा तो बस आपके लिए ही था, बहुत पापड़ बेलने पड़े थे इसके लिए, तब जाकर ये मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस ने कहा, अरे हाँ भाई, बस एक दो बार इस फूल का रस पान और कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। ये कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है और शिवम संतुष्टि के भाव लिए वहीं खड़े सिगरेट जलाने लगता है। तभी मैं लड़खड़ाते हुए वहाँ आती हूँ और शिवम से कहती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो शिवम कहने लगा कि तुम पैसों के लिए ये सब पहले भी करती थी, आज और कर लिया तो क्या हो गया, और फ्री में नहीं करवाया है, इसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन जब जब मैं कहूँ तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। मैंने कहा, और शादी? शिवम ने कहा, तुम जैसी लड़कियों की शादी नहीं होती है, और ये कहकर वहाँ से जाने लगा। मैंने पीछे से गन उसकी पीठ पर रखी और धीरे से उसके कान में कहा, हमारी शादी नहीं होती होगी, पर हमारे सीने में भी दिल जरूर होता है। और इतना कहकर मैंने शिवम को गोली मार दी और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। तो दोस्तों, क्या रश्मि ने शिवम को गोली मारकर ठीक किया? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।